नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी जो ई रिटेल में सबसे बड़ी है, Amazon.com की मैं बात कर रहा हूं। Amazon की इतनी बड़ी कंपनी है वो, दुनिया की टेक्नोलॉजी कंपनी भी है, रिटेल में भी काम करते हैं और भारत में उनका बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार है। तकरीबन 19-20 बिलियन डॉलर का टर्नओवर करते हैं, लेकिन ये सब हेरा फेरी के जरिए होता है। ये बात निकल के आई है एक रिपोर्ट में कि अमेज़ॉन जो हमारे भारत के रूल हैं उनको फ्लाउट करती है, यानी जो एफडीआई के नियम है, जो ई रिटेलर्स के लिए रूल्स बनाए गए हैं उसको बाईपास करके या सरकार को धोखा देके उन नियमों का पालन न करते हुए अपने बिजनेस को यहाँ कर रही है। और ये बात एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट में निकली है और उस रिपोर्ट में उनके ही इंटर मेमो का हवाला दिया गया है, जिसमें आपस में उनके बीच में जो बातचीत होती थी उससे ये खुलासा हुआ है। फॉरेन एजेंसी है रॉयटर्स जिसने ये एक बड़ी सी रिपोर्ट लिखी है लॉन्ग फॉर्म की। उसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे कैसे काम किया जाता था इनके यहाँ। 4 लाख रिटेलर्स जोड़ने का दावा करती है कंपनी। दरअसल ई रिटेल का जो भी बिजनेस मॉडल है भारत में, वो एक प्लेटफॉर्म के तौर पे होता है। उसमें रिटेलर्स आते हैं और अपना सामान बेचते हैं। आप एक सर्विस प्रोवाइडर या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर के तौर पे काम करते हैं। लेकिन अमेज़ॉन ने इस रूल को फ्लाउट किया और खुद भी एक कंपनी में जिसमें निवेश किया था उसके जरिए माल बेचा। यानी जो कुल माल बिकता था उसमें 35% सामान 2 कंपनियों के जरिए बेचा जाता था, जिसमें उनकी अपनी इक्विटी थी। ये सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। हमारे देश के जो रिटेलर्स हैं ब्रिक एंड मोटार्स के, वो लगातार ये आवाज़ उठा रहे थे कि गड़बड़ हो रही है और ये छोटे छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है। लेकिन अब वो बात सामने निकल के आ गई है। क्लाउड टेल जो अमेज़ॉन की ही एक तरीके से कंपनी है जिसमें उनका स्टेक है, उसके जरिए माल बेचा जाता था और ये उनके ही दस्तावेजों से सामने निकल के आया है। तो सवाल ये उठता है कि इस देश में कारोबार करने के लिए क्या आप उस देश के नियम नहीं मानेंगे? ये वही कंपनी है जो अपने देश में अभी उसके ऊपर कुछ दिन पहले ही इतना बड़ा फाइन लगा है एक छोटी सी गलती के लिए कि उन्होंने कोविड के दौरान अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर नहीं किया, उनकी ठीक से देखभाल नहीं की। इसके लिए उनके ऊपर $62 मिलियन का फाइन लगा है। और वो कंपनी यहाँ पे जो यहाँ के बेसिक रूल्स हैं उनको फ्लॉट कर रही है, उनको गड़बड़ कर रही है। तो आज इसी पे बातचीत होगी कि जो ई कॉमर्स का पूरा धंधा है, क्या इसको रीलुक करने की ज़रूरत है? तो इसमें जब कंपनी का रिस्पांस देखा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, एक बिल्कुल स्टैंडर्ड रिप्लाई जैसा कि वो अमेरिका में कहते हैं, नहीं हमारी कोई गलती नहीं, हम सारे रूल्स का पालन करते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि वो इन मामलों को देख रहे हैं और ईडी भी इस मामले की जाँच कर रही है। तो मामला काफ़ी गंभीर है। इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर अश्विनी महाजन हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेसर हैं और स्वदेशी जागरण मंच के को कन्वीनर हैं। हरमिंदर साहनी जी हमारे साथ हैं जो वजीर एडवाइजर्स के फाउंडर हैं। वजीर एडवाइजर्स एक रिटेल कंपनियों के लिए एडवाइजरी का काम करती है। इसके साथ ही प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ेंगे जो CAIT के चेयरमैन है। CAIT छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं उनके संघों का संघ है, उसको CAIT कहते हैं। इसके साथ ही हमारे 2 सहयोगी असीम मनचंदा जो एसोसिएट एडिटर है और साथ ही कॉर्पोरेट की खबरों को दिल्ली से हमारे लिए जुटा के देते हो। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में है यतिन मोता जो मार्केट के एंगल से बहुत सारी खबरें और QIP एक्सपर्ट भी हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। लेकिन असीम, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। मैंने तो बहुत ब्रीफ में बताया कि क्या फ्लॉट किया गया, मुझे डिटेल में बताइए कि इस कंपनी के ऊपर जो खबर छपी है बड़ी गंभीर नेचर की लगती है, क्या क्या किया इन्होंने गड़बड़? देखिए, जो समाचार एजेंसी रॉयटर्स है उसका यही एनालिसिस है 2012 से लेकर के 2019 तक के। उसने जो इसके पेपर्स जो है इंटरनल डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं वो खंगाले और उसमें से ये एनालाइज करके निकाला कि कंपनी जो है लगातार जो एफडीआई के नियम है भारत के उनका उल्लंघन जो है वो कर रही थी। खासतौर पर करीबन 4 लाख सेलर थे कहने के लिए 2019 में उसके पास, लेकिन सारा कारोबार जो है सिर्फ 35 रिटेलर के पास जो हो रहा था। 33 रिटेलर जो है 1/3 का कारोबार जो है वो कर रहे थे। अगर इसकी 2 कंपनियां हैं जिसमें क्लाउडटेल और रेपेरियो को भी जोड़ लिया जाए तो वो 2/3 कारोबार जो है उसका बिजनेस रेवेन्यू जो है इन कंपनियों से आ रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा यू कह सकते हैं कि चीटिंग जो है वो की जा रही थी, जो कि इसके साथ एसोसिएट सेलर्स हैं उनके साथ भी, क्योंकि अभी करीबन 2000 के आसपास सेलर्स ने CCI में इसको लेकर के कंप्लेंट जो है वो भी की थी कि हमको जो है प्रायोरिटी जो है वो नहीं दी जा रही है, हमको काफ़ी नीचे जो है वो रखा जा रहा है, हमको डिस्काउंट जो है वो नहीं दिया जा रहा है। खासतौर पर कि ये सिर्फ 35 कंपनियां हैं जिनके साथ मिल करके कंपनी जो है वो चल रही है।
उन्हीं के जरिए अपना माल जो है वो बेचा जाता है, उन्हीं का डिस्काउंट, उन्हीं को भारी मात्रा में अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने के लिए डिस्काउंट वो दिया जाता है, उन्हीं के साथ मिल करके कंपनी बाकी जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ टाई अप करती है या उनके साथ मिल करके उनसे नेगोशिएट जो है वो करती है, और बाकी जितने भी सेलर हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर उनसे कारोबार जो है वो नहीं लिया जा रहा है, और उनका कारोबार जो है काफ़ी कम है, उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है। उसमें एक और बड़ी बात इसमें ये इन्होंने साफ तौर पर ये कही कि ये जो कंपनियां थी इनको डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो डिस्काउंट जो है वो दिया गया, तो ये बाकी सारी कंपनियों को इग्नोर जो है ये सब किया गया। तो ये एफडीआई के नियमों का उल्लंघन है, खासतौर पे कि जो एफडीआई का प्रेस नोट 2 जो लेकर के आया था, सरकार जो लेकर के आई थी और 1 फरवरी 2019 से लागू हो गया था। इसमें कहा गया था कि कोई भी सेलर रिटेलर जो है वो अगर वो अपनी कंपनी के थ्रू करता है तो 25% से ज़्यादा जो है वो उस पर स्टेक जो है वो नहीं रख सकता, अपने सेलिंग जो है वो नहीं कर सकता। तो उन नियमों का पूरी तरह से वायलेशन जो है अमेज़न जो है वो लगातार कब से लेकर के अब तक कर रहा है। असीम, छोटा सा एक जवाब ये भी चाहिए कि सरकार से क्या रिएक्शन मिल रहा है इसमें, और एक कोई ईडी का कोई मामला चल रहा है, वो क्या है? देखिए, मामला 2018 से ही इसकी जांच जो है वो चल रही है फेमा के रेगुलेशन के अंदर। उसमें जनवरी में जो ईडी है उसने सुप्रीम कोर्ट में, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में ये जानकारी दी थी कि हमने इसकी जांच जो है वो शुरू जो है वो कर दी है। उसके बाद जो डीपीआईटीटी है उसने भी इसको लेकर के एक लेटर जो है ईडी को लिखा, और उसके बाद इसकी जाँच जो है शुरू हो गई है। एफआईआर जो है वो दर्ज की जा चुकी है। कंपनी के ऊपर अब जाँच जो है ईडी जो है कर रहा है कि इसने किस तरह से फेमा का वायलेशन जो है वो किया, किस तरह से इसने एफडीआई नियमों का वायलेशन जो है वो किया। तो वो प्रोसेस जो है वो चल रहा है काफ़ी। जो हमने सरकार से बात की, उनका कहना था कि गाइडलाइंस जो है मैम ई कॉमर्स की जो है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जो है वो लेकर के आएंगे। कहीं ऐसा लगता है कि कोई लूप होल है जिसका ये इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं और अपने प्रेफर्ड सेलर्स को ही ये तरजीह जो है दे रहे हैं, तो उसके लिए अब जो है जो मंत्रालय है वो गाइडलाइंस को दोबारा से उनके ऊपर क्लैरिफिकेशन जो है जल्दी इसको लेकर के जारी जो है वो करेगा। इधर जो सीसीआई है और आरबीआई है, उन्होंने भी इसकी जांच जो है वो शुरू कर दी है। मल्टीपल एजेंसीज इसकी जांच कर रही हैं। डॉक्टर महाजन, ये एक गंभीर सवाल यहाँ पे उठता है कि एक बड़ी कंपनी आती है और वो अपने ही कुछ खास कंपनियों के साथ बिजनेस करती है, 2/3 बिजनेस वहाँ से निकलने लगता है, जबकि वो सीधे नियम का उल्लंघन है। और हमारे छोटे व्यापारी लगातार इसकी आवाज़ उठाते रहे कि मोनोपोलिस्टिक नेचर का बिजनेस हो रहा है, भारी डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये जो पूरा एक गोलमाल चल रहा था लंबे समय से, 2012 से 2019 तक, ये मतलब 5 साल से तो लगातार जिसके डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं सामने, क्या ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया आपको लगती है, या ये एक ऐसा अपराध है जिस पे बहुत हैविली सरकार को काम करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो पूरा रिटेल सेक्टर है वो एक तरीके से इससे बहुत परेशान था। देखिए, ये कंपनियां हैं लगातार एफडीआई के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। आप सब लोग जानते हैं कि एफडीआई रिटेल में अलाउड नहीं है, तो ई कॉमर्स में अलाउड नहीं हो सकती है। तो ऐसे में ये प्लेटफॉर्म के नाम पर आई। तो अब 2015 में स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि ये इलीगल बिजनेस कर रही हैं। तो उस समय सरकार ने उसके संदर्भ में एक प्रेस नोट 3 निकाला जुलाई 2016 के अंदर, और उसमें भी फिर ये फ्लोट करते रही। और उसके बाद 2018 दिसंबर में एक प्रेस नोट 2 दोबारा से निकाला गया। ये लगातार जो नियम बनाए जाते हैं उसमें ये सरकमवेंट करने के लिए अपनी लीगल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बड़े बड़े वकीलों को हायर करते हैं, उस प्रकार से ये अपने लीगल स्ट्रक्चर्स बना करके इलीगल काम करते हैं। और उस इलीगल कामों में हमने बार बार सरकार को भी चेतावनी दी। 25 अप्रैल 2018 को हमने एक पत्र लिखा सरकार को, और सरकार ने इनके खिलाफ सीसीआई में भी लिखा, ईडी में भी लिखा, आरबीआई को भी लिखा, तमाम अपनी एजेंसीज को लिखा। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सीसीआई और ईडी, इन सब लोगों ने उस समय इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। और बाद में अभी भी सीसीआई बार बार कहती है कि हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन कुछ नतीजा निकल करके नहीं आता। सामने दिखाई दे रहा है, ये खुद मान रहे हैं। अपने देश में ये जो अपना डिक्लेरेशंस देते हैं उसमें भी ये लिखते हैं कि हम लोग जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा ये सरकार मानती है, कभी भी हमें बंद कर सकती है, कभी भी हमारे बिजनेस को कर सकती है। ऐसे अपने बिजनेस के थ्रेट के रूप में अपनी सरकार को ये लिखते हैं। यानी कुल मिलाकर के सारे दुनिया को पता है, इनकी सरकार को पता है, भारत सरकार को, सीसीआई को, ईडी को, सबको इन सब बातों की जानकारी है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जन दबाव
दबाव की कमी है और इसके लिए हम लगातार दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन यह जो कानून व्यवस्था को लागू करना और एफडीआई की जो नियम है उनको लागू करना, ये मुझे लगता है कि सभी का काम है। उसमें आरबीआई भी रेगुलेटर है, उसमें सीसीआई भी रेगुलेटर है, उसमें ईडी भी रेगुलेटर है। सब लोगों को मिलकर के इसके लिए बैठना होगा। यानी एक कंपनी या दो कंपनियां पूरी दुनिया की हमारे करोड़ों लोगों के बिजनेस को तबाह कर दें, ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और आज जब इसका खुलासा हुआ है तो मैं भारत सरकार से, आरबीआई से, ईडी से, सीसीआई से, सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि अब तो कम से कम चेत जाएं। जी बिल्कुल, ये गंभीर इसलिए लग रहा है क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स में खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो पूरी घटना सिलसिलेवार लिखी है रिपोर्ट्स में कि जब वो मिलने जाएंगे एम्बेसडर से तो उनको क्या बोलना है, क्या छुपाना है, क्या नहीं बोलना है। तो एक तरीके से आप अपनी गिल्टी को एक्सेप्ट करें। सानी साहब, ये बताइए कि क्या जो अब सामना पूरा मामला निकल के आया है, ये आपको साफ साफ दिखता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, लैंड ऑफ लॉ को आप फ्लाउट करते हुए कर रहे थे और अब इस पे तो कोई गुंजाइश नहीं बचती कि उसको कहा जाए कि नहीं ठीक है, उन्होंने रूल्स का, लूप होल्स का फायदा उठा के किया। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि गलती कर रहे थे और लगातार कर रहे थे। जैसा अभी बात हो रही थी तो ये ओपन सीक्रेट जैसी बात है कि भाई हमारे कानून ऐसे हमने बनाए हैं कि जिससे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं छोटे रिटेलर को। उसमें फाइन ट्यूनिंग करते हैं, कोई इंटेंट बहुत क्लियर है कि छोटे रिटेलर को प्रोटेक्ट करना है ताकि ये लोग डिस्काउंट देके और अपनी प्रैक्टिसेस जो हैं यूज करके, कस्टमर एक्विजिशन कहें या उसको मार्केटिंग कहें, वो करके छोटे रिटेलर को हर्ट ना करें। और जहां भी सरकार को लगता रहा कि ये लूप होल है, नए नए उसके ऊपर मॉडिफिकेशन कानून पे आती रही हैं। और हर बार मॉडिफिकेशन आने के ऊपर ऑब्वियसली अगली बार इसीलिए आनी पड़ती है कि पिछली बारी में कुछ ऐसा रह गया जिसमें एक लूप होल रह गया, राइट। तो जैसा उसमें भी कहा गया, पुशिंग द लिमिट्स ऑफ द लॉ, राइट। तो विद इन देयर राइट्स वो सब होने, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है कि देयर आर कंपनीज ऑन द प्लेटफॉर्म हु आर सेलिंग लॉट ऑफ, बहुत सारा माल जो है वो लोग बेच रहे हैं अपने जो उन्हीं के सप्लायर हैं। फिर उसके लिए कानून आया कि 25% से ऊपर नहीं हो सकता। तो कानून फाइन ट्यून भी इसीलिए होते हैं क्योंकि लगता है कि अरे पीछे वाले में कमी रह गई। तो आज की डेट में जो फाइनल कानून है उसको अगर कोई फ्लाउट कर रहा है और सामने उसका क्लियर एविडेंस है, ये एक न्यूज है, ये एक इंफॉर्मेशन है। अब ये अथॉरिटीज के ऊपर है उसको चेक करना कि सच में ऐसा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। आई थिंक वो बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा ये मेंटेन किया है कि किसी भी कंपनी को, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, उनको कोई हक नहीं बनता। वो कानून से डिसएग्री कर सकते हैं कि ये कानून अच्छा नहीं है, इसको बदलना चाहिए, जोर लगाते रहिए बदलने के लिए, लेकिन जब तक वो कानून है आपको उसी के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। और हमारा सरकार का या जिसे कई पब्लिक ओपिनियन है, वो इंटेंट हमेशा क्लियर रहा है कि छोटे रिटेलर को और अपने रिटेल सेक्टर को हमें प्रोटेक्ट करना है, राइट। इसको मोनोपोलिस्टिक नहीं, क्योंकि सबके लिए हार्मफुल होगा। वो मैंने हमेशा मेंटेन किया कि जो कंसोलिडेशन इतनी जल्दी हमारे यहाँ पे रिटेल सेक्टर या ई कॉमर्स की हो रही थी, मैंने हमेशा ये कहा कि ये कंज्यूमर के लिए भी अच्छा नहीं है, सप्लायर्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो उसको मद्देनजर जो कानून है उसके अंदर चलना चाहिए। अब ये जो बाकी सारी जो आप न्यूज में जो बात आई है या जो रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि वो ओपन सीक्रेट जैसी बात है कि सबको मालूम है ये, यानी सबको दिख रहा था, लेकिन वो किस हद तक है, क्योंकि उसमें भी कानून के अंदर कुछ ना कुछ कहीं लिमिट्स, कहीं लीवे, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कहाँ पे उन्होंने उसको क्रॉस कर दिया लाइन को, वो तो फिर कोई इन्वेस्टिगेट करेगा तभी पता चलेगा। और वो आज नहीं, मैं तो कितने सालों से, जब से एफडीआई के रूल बने, हमेशा से कह रहा हूँ कि किसी को भी वो हक नहीं बनता, लेकिन जो कानून है उसके अंदर रह के किसी को भी काम करने की पूरी छूट है, करना चाहिए। तो एक ये भी हो सकता है कि जब भारत में कोई विदेश की कंपनी आती काम करने के लिए और एफडीआई के तमाम रूल्स बताए जाते हैं, तो वो लोग बताते हैं बड़े सख्त नियम है, काम करना बड़ा मुश्किल है। अगर सरकार रोज रोज जाके कुछ पिंच करे तो भी दिक्कत है कि अरे देखिए साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन आप खुलेआम रूल को नहीं धत्ता बता के काम कर रहे हैं। तो ये तो अब शायद मेरे ख्याल में नहीं चलने वाली बात है। यतिन भाई, आप तो कॉर्पोरेट सेक्टर में करते हैं, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी एक इशू है कि कंपनी खुद अपने इंटरमेमो में ये स्वीकार कर रही है कि हम ये गड़बड़ियां कर रहे हैं। ये बिल्कुल मतलब अभी वो अनरिलेटेड केस है, लेकिन मैं बताऊं जैसे अभी किसान वाला मामला चल रहा है, उसमें दिशा रवि ने एक टूल किट जारी की और वो खुद मान रही है कि अगर गड़बड़ हुआ तो यूएपीए लग जाएगा। बिल्कुल, यानी इससे बड़ा एविडेंस कुछ नहीं हो सकता कि उसको, अपराधी को पता है कि मैं क्या अपराध करने वाला हूं। तो ये जो पूरा एविडेंस सामने दिख रहा है रिपोर्ट के आधार पर, उसको कंपनी रिफ्यूट नहीं कर रही है। बिल्कुल। तो क्या ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू बनता है, इसमें कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को भी एक्शन लेना चाहिए?
तो देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जहां तक कि सवाल है, आपने अभी तक कवर किया कि एग्जैक्टली कौन से रूल रेगुलेशंस वायलेट हुए। लेकिन अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, आपको एग्जाम्पल सेट करने हैं, तो ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स के साथ कामकाज होता है। रॉयटर्स के पास जो दस्तावेज हैं उसमें एक बात बहुत क्लियर है कि 30 से 40 ऐसे रीसेलर्स हैं जिनके पास लगभग 65% बिजनेस जो है अमेजॉन करता है, और उसमें मेजॉरिटी जो बड़े वेंडर्स हैं उसमें अमेजॉन की शेयर होल्डिंग भी है, एक इंटरेस्ट भी है। इसके अलावा टोटल 4 लाख रीसेलर्स अमेजॉन की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं। जब आप एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं अपने ही लोगों को, अपने ही प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हो, वो भी एक रूल का वायलेशन है। लेकिन जब आप इन वेंडर्स को, चुनिंदा वेंडर्स को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, उनकी जो डिस्काउंटिंग होती है, उनसे जो कमीशन अमेजॉन काटता है वो कम दरों पे काटता है, तो एक छोटे व्यापारी को, एक छोटे बिजनेसमैन को बहुत नुकसान होता है। देखिए, काफी 4 लाख की मात्रा काफी ज्यादा होती है देश के लिए। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप उन 4 लाख व्यापारियों को एक मार्जिनल बेनिफिट दें या उनसे ज्यादा कमीशन लें, तो जाहिर सी बात है पूरी इकोसिस्टम को आप डैमेज कर रहे हैं। एक रूल रेगुलेशंस, एक जो सरकारी ढांचा है वहां भी आप डैमेज कर रहे हो, एक लीगल फ्रेमवर्क को डैमेज कर रहे हो। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो तो चुनिंदा लोगों को, अपने ही लोगों को आपने बेनिफिट किया, रूल्स को स्ट्रक्चर करके, लीगली स्ट्रक्चर करके, और छोटे व्यापारियों को बहुत ज्यादा इसमें नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उनकी जो कमीशंस हैं, उनकी जो दरें हैं, वो काफी हाई रखी थी अमेजॉन ने, जिसके कारण वो अनकॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। ये बहुत सीरियस है। अच्छा, मैं दो, आप बहुत हाई स्टैंडर्ड की बातें करते हैं, मैं इनके 2 हाई स्टैंडर्ड बताता हूँ। न्यूयॉर्क में इनके बड़े वेयर हाउसेज हैं, वहाँ पे इन्होंने रूल ये बनाया कि जो इनके ड्राइवर्स हैं जो अमेजॉन फ्लैक्स, अमेजॉन फ्रेश के लिए काम करते हैं, उनको $15 से $25 पर आवर के हिसाब से पेमेंट करेंगे, और उस रूल को धीरे धीरे वो चेंज भी करेंगे जैसी ज़रूरत मुताबिक है। अमेजॉन ने टिप्स तक मार दी उन ड्राइवरों की। आप सोचिए कैसी कंपनी है ये, टिप्स मार दिया उनके, उस पर केस चला है। तो जो फेडरल टैक्स कमीशन है वहाँ पे उनके ऊपर $6.2 मिलियन का फाइन किया है। और इसके बाद भी कंपनी बेशर्मों की तरह ये कह रही कि नहीं हमारे रूल्स एकदम ठीक थे। आप सोचिए इतनी बड़ी कंपनी है और इतने छोटे छोटे रूल फ्लाउट कर रही है। कोविड के दौरान, मैं यूएस की इसलिए घटना बता रहा हूं कि जिन लोगों को लगता है कि बहुत महान कंपनी है अमेरिका में, उसने अपने वेयर हाउसेज में जहां 5000 आदमी एक साथ काम करते हैं, रूल्स फॉलो नहीं किए। वहां एक व्यक्ति की कोविड से डेथ हो गई, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर तक नहीं किया और बाकी सब लोग वैसे ही आते रहे। तो इस तरीके के रूल्स जो फ्लॉट कर रहे हैं वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। असीम भाई, चूंकि ये केस 5-6 साल के ड्यूरेशन का है, तो जो बात अश्विनी जी कह रहे हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये नज़र से कैसे बची जाती रही। क्या मुझे लगता है कि सरकार क्या ये सोच रही थी कि ज़्यादा उंगली करेंगे तो कहेंगे देखिए आप विदेशी कंपनियों को काम नहीं करने दे रहे हैं, ये वजह थी, या एक चूक है ये कि इसको पहले ही पकड़ लेना चाहिए था? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। एक डॉक्यूमेंट में ही निकल करके आया जो प्रेजेंटेशन वहाँ दी गई, तो उसमें एक लाइन है, टेस्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट इज अलाउड बाय लॉ। यानी कि बाउंड्रीज को तब तक टेस्ट करो जब तक कानून के बाहर, दायरे से बाहर जो है वो निकल नहीं जाता या वहीं तक सीमित जो है वो रहता है। तो हर बार कोशिश यही की गई कि क्या कानून को किस तरह से तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, उसको आगे लेकर के जाया जाए ताकि वो कानून जो है टूटे भी ना और काम भी हो जाए। तो जब ये नए नियम्स आए थे, प्रेस नोट 2 आया था, तब 3 महीने का वक्त जो है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया था। तो थोड़ी सी खलबली मची थी कि हाँ ये सब इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कितना नुकसान होगा, करेंगी कैसे, होगा कैसे। लेकिन कुछ नहीं, बड़े आसानी से उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया अपना सारा काम, किसी और कंपनी के जरिए 2-4 कंपनियां और बनाई, रीस्ट्रक्चर किया और काम आगे जो है वो करते गए। तो जो कैप थी 25% की सिंगल सेलर के ऊपर, वो कैप इन्होंने बाईपास जो है वो कर दी। तो ये किया जा रहा है और बार बार जो है वो किया जा रहा है। तो एक ग्लोबल कंपनी है, हर एक कंट्रीज में इसके बिजनेस है, हर एक वहाँ पे जाती है, वहाँ पर हर एक कंट्री में ये पहले वहाँ टेस्ट करती है, वाटर टेस्ट करती है कि किस तरह से कौन सा कानून है, उसको किस तरह से हम उसको तोड़ सकते हैं, किस तरह से उसको हम इम्प्लीमेंट में डिले जो है वो कर सकते हैं। और आपने कहा कि सरकार की चूक की बात, तो सरकार जो है एफडीआई का प्रेस नोट 2 इसीलिए लेकर के आई थी कि जो छोटे रिटेलर्स थे उनको बचाया जाए, उनका रोजगार का डर जाने का डर था और उन्होंने काफ़ी शिकायतें वगैरह जो है वो भी की थी। तो इसकी वजह से ये प्रेस नोट
नोट जो है वो लेकर के आना पड़ा, लेकिन इसका रास्ता जो है इन्होंने कंपनी ने काफ़ी आसानी से जो है वो निकाल लिया और इसका नतीजा जो है आपके सामने, कंपनी बार बार एफडीआई का रेगुलेशन का वायलेशन जो है वो करती रही और सरकार को जो पता था, सरकार ने ईडी की इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी, कब उसका रिजल्ट आएगा, तब तक कंपनी आगे जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। जी अच्छा, महाजन साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। एक दर्शकों से भी मैं एक साथ बात कर लूं। दर्शकों को लगता होगा कि कंज्यूमर को बहुत सस्ता माल मिल रहा है ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसके पीछे क्या हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना, डिस्काउंट कहाँ से लेके आ रही कंपनी। लेकिन उन दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके बीच के ही वो 4 लाख सेलर्स हैं, जिनमें कुछ एम्प्लॉयज़ भी होंगे, वो हमारे आपके बीच के ही हैं, जिनके साथ धोखा हो रहा था। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में 10% के डिस्काउंट में आपको बड़ा मज़ा आ रहा हो, लेकिन उसके पीछे की कहानी जब आप देखेंगे तो आपको बहुत गंदगी दिखेगी उसमें, क्योंकि हमारे आपके बीच के ही वो सेलर्स हैं जो छोटे छोटे, जो वहाँ माल बेचना चाहते हैं लेकिन उनका माल लिया नहीं जा रहा है क्योंकि वो खुद अपना माल बेचना चाह रहे हैं क्राउडटेल के साथ। और ये एक ऐसी स्थिति है जो अब खुल गई है। अब जैसा भी हरविंदर साहब ने कहा कि ओपन सीक्रेट है, तो ये ओपन सीक्रेट के खिलाफ एक सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं, अब ओपन स्ट्रेटजी बननी चाहिए। महाजन साहब जी देखिए कि ये बात सीसीआई को मालूम ना हो तो अलग बात है। सीसीआई में भारत के जो ये 4 लाख जो आप बता रहे हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में वेंडर्स ने सीसीआई में एप्लीकेशन लगाई कि हमसे 40 से 50% कमीशन ली जाती है, दूसरों से 8% ली जाती है, और यह जो दोहरा मापदंड है इसके कारण हमें नुकसान हो रहा है और हमसे पैसा लेकर के इन कंपनियों को क्रॉस सब्सिडाइज किया जा रहा है, अपनी ही कंपनियों को, और माल को सस्ता बेचने की कोशिश हो रही है। तो वास्तव में इन कंपनियों को बांध करके रखने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन कंपनियों को आप बाहर निकाल दीजिए, एफडीआई को बंद कर दीजिए, लेकिन एफडीआई जो देश के नियम कानून हैं, हम सभी अपने नियमों कानूनों के अंतर्गत चलते हैं। अगर जो देश के लिए कानून बने हैं और एक बार नहीं बार बार बने हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार बने हैं, और आप ये देखिए क्लाउडटेल का पिछले साल 27% ग्रोथ हो गया, और हमारे जो छोटे वेंडर्स हैं जिनका नाम लेकर के यहाँ ये बिजनेस कर रहे हैं कि हम 4 लाख लोगों को बिजनेस दे रहे हैं, आप सामने इसकी कलाई खुल गई है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार को इनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। सरकार काफ़ी सख्ती कर भी रही है, लेकिन उस सख्ती को और बढ़ाने की ज़रूरत है। इन पर दंड लगना चाहिए, जो इन्होंने अपने दस्तावेजों में खुद स्वीकार किया है कि हमें दंड भी लग सकता है, हमें हमारी कंपनी को भारत में बंद भी किया जा सकता है। ये खुद ही इस खतरे को ये अपने ही दस्तावेजों में बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको वो बात सिद्ध करके सरकार को दिखानी चाहिए और सीसीआई को सामने आना चाहिए, और ईडी को जो ये इंक्वायरी कर रही हैं, ईडी को इतना समय क्यों लगता है, सीसीआई को इतना समय क्यों लगता है, ये महत्वपूर्ण बात है। हमारे जो छोटे वेंडर्स हैं, छोटे जो हमारे दुकानदार हैं, हर क्षण मर रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि ईडी को इतना समय लगता है। अब पिछले आप देख रहे हैं 2012 से इनके दस्तावेज बता रहे हैं कि हमें इतना समय क्यों लगता है कि ईडी को, सीसीआई को, आरबीआई को या हमारे एजेंसीज को क्यों इतना समय लगता है। इनको जल्दी से करना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर ये एजेंसीज यहाँ काम नहीं कर रही तो एजेंसीज इसके लिए दोषी हैं। कंपनी तो दोषी है ही है, लेकिन जो एजेंसीज इन कानूनों को लागू करवाने के लिए हैं, कानून को लागू करवाने के लिए हमारी एजेंसीज लॉ एंड ऑर्डर है ना। अगर दूसरे कानून होते हैं तो उसको लागू करवाने के लिए पुलिस होती है। अगर ये जो अपराध अगर आर्थिक अपराध हैं तो उसके लिए ईडी है। तो ईडी को क्यों नहीं इतना समय लगता है, मैं यही जानना चाह रहा हूं। तो इसलिए आज ये अच्छा मौका आया है भारत सरकार को भी इसके लिए चेतावनी। जी बिल्कुल चेतावनी। ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, इसकी मूल भावना पे मैं एक सवाल हरमिंदर जी से पूछता हूँ। हरमिंदर जी, क्या विदेशी कंपनियां जो यहाँ कामकाज करने आती हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलती हैं, कह रहे ठीक है चलता है यहाँ पे, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आप मुझे डांटेंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, हाँ सर गलती हो गई, अगली बार से नहीं करेंगे, फिर करेंगे, ये एटीट्यूड होता है क्या? ऐसा नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात नहीं है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए बहुत कंपेटिटिव कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और उसमें रिटेल इंडस्ट्री जो है अपने आप में बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है, क्योंकि अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए, इधर से माल लिया और उधर से माल बेचा, ये काम है ये, राइट। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एप्पल फोन आपने इजाद कर दिया है, कोई स्पेसशिप बना दिया आपने, या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया है।
टाइट लो मार्जिन का बहुत ही कंपेटिटिव बिजनेस है, और इसमें स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसका स्केल बड़ा होगा वही इसके अंदर सरवाइव कर सकता। तो अब आपका एक ही मिशन हो गया लाइफ में, स्केल अचीव करना, क्योंकि बाकी सारी चीजें उसके नीचे चलेंगी। उसके बिना आप जितने मर्जी स्मार्ट हो जाओ, आपका स्केल नहीं है, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, राइट। तो वो स्केल अचीव करने के लिए किसी भी तरीके से उन्हें साम दाम दंड में जो भी लगाना है वो लगाएंगे। तो वही जो टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ द लॉ वाली जो बात है, क्योंकि ये समझिए ये अमेरिकन कंपनीज है, और जो अभी बात हो रही थी कि इनके ऊपर अमेरिका में ऐसा हो, अमेरिका में अगर हम कॉर्पोरेट को फॉलो करते हैं जिस तरीके से, रूल ऑफ लॉ बहुत स्ट्रांग है, राइट। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की पावर बहुत है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी देखिए कि इनको बताना पड़ता है कि मेरे ऊपर क्या क्या हो सकता है। अगर नहीं बताना पड़ता होता तो क्यों बताएंगे? वहां उनका कानून उन्हें मजबूर करता है बताने के लिए, तो बता रहे हैं। उन्हें ऐसे ही नहीं मजा आ रहा कि चलो जाके डिस्क्लोजर दे देते हैं। देना पड़ेगा डिस्क्लोजर, क्योंकि अगर बाद में पता चला तो बहुत बुरी हालत होगी। तो वो वहां का एक काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, हमारे यहाँ जो काम होता है उसका तरीका अलग है, और मैं उसको चीज को आई एम प्राउड ऑफ इट कि हमारा काम करने का तरीका अलग है यहाँ पर। अब उसको जब ये यहाँ आते हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक व्यू तो है ही है कि बाकी सारी दुनिया डेवलपिंग है, वो डेवलप होके हमारे जैसी हो जाएगी, हमारे जैसे कानून हो जाएंगे, हमारे तरीके से काम होगा, हमारे जैसा ही होगा। हो सकता है कहीं ना कहीं हम जैसे लोग जो वेस्टर्न एजुकेटेड या काम किया है देखते हैं, हम भी वही उम्मीद करते होंगे, लेकिन मुझसे पूछे ऐसा जरूरी नहीं है। हम एक अलग तरीके से डेवलप हो रहे हैं। हमको अपने छोटे किसानों की बात करते हैं, दुकानदारों की बात करते हैं, हम सोशलिस्ट कंट्री है, हमें देखना है कैसे संभालना है, तो वो कानून ऐसे है। कहीं ना कहीं इस बात का मिसमैच मुझे दिखाई देता है जब लोग इन इश्यूज को अप्रोच करते हैं। कहीं ना कहीं वो समझिए कि क्या उनको क्या एडवाइस मिलती है, कौन उन्हें गाइड करता है। कहीं ना कहीं ये मिसमैच है कि इंडिया इंडिया है, अमेरिका नहीं है। मुझे कोई कंपैरिजन किसी से नहीं करना कि इंडिया कैसा बनेगा, हम ऐसे ही है और हमारा ये कानून है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं भी डिसएग्री कर सकता हूँ कि ये कानून अच्छा नहीं है, बदलना चाहिए, कोशिश करते रहेंगे बदलने की, लेकिन जब तक है तब तो आपको उसके अंदर ही रह के काम करना होगा। अब फिर पॉइंट ये आता है कि अगर उस कानून को कोई तोड़ रहा है तो फिर जो एजेंसीज है हमारी, उनको प्रॉम्प्टली उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। अदरवाइज ये सारी बात एजम्पशन, स्पेकुलेशन और उस पर चली जाती है कि शायद जैसे हम बात करें कि ये कुछ कंपनियां हैं जो ज्यादा शेयर मिल रहा है उन्हें और छोटे लोगों को कम मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो मतलब छोटे वालों का भी काम ग्रो कर रहा है, राइट। और ऐसा नहीं है कि उनका इतना ही काम है तो मिल बांट के इतना इसको क्यों दे दिया, इसे क्यों नहीं ज्यादा दिया। वो दैट इज रूटीन बिजनेस कि किसके पास कितना जा रहा है। जिसको 50% पे नहीं बनता वो नहीं करे, उसको मालूम ही है कि दूसरे को 8 मिल रहा है। तो 4 ही लाख लोग हैं ना हमारे, सारे जो 5 करोड़ लोग हैं रिटेल के अंदर, सारे तो नहीं घुस गए अमेजोन में, 4 ही लाख ही घुसे हैं जिनको लगा उनका काम चलता है। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेंसिटिविटी कि इंडिया में काम कर रहे हो, इंडिया का कानून ऐसा है और यहाँ स्पिरिट और जो वर्ड है उस सारी चीज को समझ के इनको काम करना चाहिए। तो जो ये रिपोर्ट है उससे ऐसा लगता है कि वो इंडिया में काम करते हुए बिहेव ऐसा कर रहे हैं कि अमेरिका में काम कर रहे हैं। यहाँ शायद ऐसा ना करना चाहिए, ना ऐसा होगा और ना ही एक्सपेक्टेड है। इंडिया में काम कर रहे हैं। फिर हरमिंदर जी, मैंने ये जो कहा ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड है, तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। यतिन भाई, ऑस्ट्रेलिया में आपने खबर पढ़ी होगी, आज की खबर है वो, कि वहाँ एक कानून बनाया गया है कि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ शेयर नहीं करेंगे। इमीडिएटली फेसबुक ने बैन कर दिया है, अपने सारे सब्सक्राइबर को बोला है कि आप कोई न्यूज़ नहीं डालेंगे इस पे, क्योंकि वहाँ कानून बन रहा है। तो डर है वहाँ पे, आप वहाँ के नियम के हिसाब से अपना आपने 1 सेकंड में, अभी वो बना नहीं कानून, वो प्रपोज है कि बनने जा रहा है, वो सब कुछ तैयार हो गया है, आपने उसके साथ ही बना कर दिया और न्यूज़ कॉप से आपने टाई अप किया, क्योंकि वहाँ के लोकल जो पब्लिशर्स हैं, अखबार वाले या दूसरे, उनको नुकसान हो रहा था कमर्शियली, क्योंकि आप ऐड ले जा रहे थे। तो वहाँ के जो, जैसे अभी महाजन साहब कहते हैं कि यहाँ के लोकल रिटेलर को बचाने के लिए, वैसे वहाँ के लोकल न्यूज़ बिजनेस को बचाने के लिए रूल बनाया गया, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो भारत में आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना कि अरे ठीक है चलेगा, कुछ भी कर लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। बिल्कुल। और देखिए नीरज जी, अगर आप अमेजोन की बात करें, हमारे गेस्ट ने कहा कि स्केल इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। अमेजोन ने अपना कारोबार चाइना में बंद कर लिया। अमेरिका के बाद जो बड़ी इकोनॉमी थी जहां ग्रोथ दिखता था अमेजोन को, चाइना, इंडिया से पहले उन्होंने वहां अपनी दुकान सेटअप की। लेकिन जब चीजें आप चाइना में तोड़ मरोड़ नहीं सकते, एक ढांचे में आपको काम करना पड़ता है, तो आप चुपचाप अपनी दुकान बंद करके इंडिया में दुकान लगा देते हैं, क्योंकि इंडिया में सब चलता है। तो देखिए, गवर्नमेंट्स चेंज होती है, ट्रांसपेरेंसी का लेवल अलग है, और जिस हिसाब से रॉयटर्स ने अपना न्यूज़ रिपोर्ट दिखाया है, डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसी नहीं है क्योंकि सोर्स बेस्ड उन्होंने स्टोरी की है, उनके पास पुख्ता दस्तावेज है जहां चीजें फ्लाउट हुई हैं। तो चाइना में जब वो निकल गए
क्योंकि वहां चीजें फ्लाउट नहीं हो सकती इतनी आसानी से, तो इंडिया में क्यों हम वैसे नहीं कर सकते? एक सेट ऑफ रूल्स हैं, पढ़े लिखे होते हैं अमेरिकन, बिजनेस स्पिरिट बहुत हाई होती है, तो बिजनेस स्पिरिट को मेंटेन करना चाहिए, ना ही अपनी खुद की जेब में भर के छोटे दुकानदारों को या दूसरे बड़े रिटेलर्स को नुकसान पहुंचाना चाहिए। एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो उन्होंने दिया है, क्योंकि अमेज़न का मोटो है कि फेयर फॉर ऑल, छोटे व्यापारी को भी वो पुश करते हैं, लेकिन अगर आप कमीशन स्ट्रक्चर अलग रखेंगे, प्रेफरेंस अलग रखेंगे, अपनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को ज्यादा पुश करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोसिस्टम को डैमेज करता है। और प्रोटेक्शनिज्म जो है ग्लोबली हम देख रहे हैं कि लोगों को लोकल जॉब्स बचाने हैं, अपने खुद के लोगों को उनको आगे लाना है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो आप कह रहे हैं बहुत पते की बात है कि ये जरूरी है। ये जरूरी, और न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में भी इसकी बहुत सीवियर डिस्कशन चल रहा है। मैक्सिको में रूल बनाने की बात चल रही है कि ट्विटर के लिए अब रूल बनाएंगे। बहुत सारी जगहों पे ग्राउंड रूल को फॉलो करने के लिए कानून बनाने की तैयारी चल रही है, और लोग इस डर से कि कानून बनने जा रहा है वो पहले ही अलर्ट हो गए। लेकिन हिंदुस्तान में थोड़ी तस्वीर अलग है। हमारे साथ खंडेलवाल साहब जुड़ गए, प्रवीण खंडेलवाल जी, सेट के CAIT के प्रेसिडेंट हैं। खंडेलवाल साहब, ये जो खबर निकल के आ रही है कि अमेजॉन ने जबरदस्त तरीके से नियमों का उल्लंघन किया, सरकार को धता बताया और पैसे कमाए और आप लोगों को तगड़ी चोट दी है, तो आपने आज एक संवाददाता सम्मेलन भी किया, क्या रखा मांगा आपने, क्या आपकी पीड़ा है इसमें? देखिए, पिछले 4 वर्षों में लगातार हमने इस बात को जिक्र किया, आपके चैनल पर भी अनेकों बार हमने इस बात को कहा कि ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियां हैं, उनका मूल उद्देश्य भारत के ई-कॉमर्स व्यापार पर और रिटेल व्यापार पर कब्जा कर रहा है, और उसके लिए वो किसी भी मात्रा में प्रीडेटरी प्राइसिंग करते हैं, कम लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचते हैं, डीप डिस्काउंटिंग करते हैं, और ख़ास तौर पर हमने बार बार ये कहा कि ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं सेलर्स को, जो कि FDI पॉलिसी के प्रेस नोट नंबर 2 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। अब ये जो कल रिपोर्ट आई है एजेंसी की, मैं समझता हूँ कि उस एजेंसी की रिपोर्ट के बाद अब हमें किसी और अधिक साक्ष्य की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने भी उससे पहले सरकार को भी, ED को भी और CCI को भी हमने पर्याप्त मात्रा में आवश्यक सबूत दिए थे, जिसके आधार पर CCI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। और अब जब ये इतने सारे साक्ष्य मिल गए कि 2012 से लेकर के अमेज़ॉन हिंदुस्तान के अंदर एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आया और वो इंटरनल डॉक्यूमेंट जो मिले हैं, तो हमने सरकार को आज ये कहा है, हमने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को एक पत्र भी भेजा है, और हमने उसमें कहा है कि अब अमेज़ॉन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुरंत सरकार को अमेज़ॉन पर बैन लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, और एक समयबद्ध सीमा में अमेज़ॉन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी भी यही काम कर रही है, तो फ्लिपकार्ट के बिजनेस मॉड्यूल की भी गहन जांच होनी चाहिए। इसके अलावा हमने ये कहा कि प्रेस नोट 2 के जो उसके अंदर जो प्रोविजंस थे, इन लोगों ने उस प्रोविजंस को फ्लाउट किया, जिसको श्री पीयूष गोयल जी ने बार बार पब्लिक मंच पर यह भी कहा कि सरकार नया फ्रेश प्रेस नोट लेकर के आ रही है, जिसमें ये निकल भागने के या लॉ को चकमा देने के रास्ते वो सारे बंद किए जाएंगे। और अब हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि उस प्रेस नोट को तुरंत लागू किया जाए, वहीं ई-कॉमर्स पॉलिसी को भी अंतिम रूप देकर के एक सुगठित व्यवस्था होनी चाहिए। और हमने बार बार ये कहा है कि जब तक ई-कॉमर्स के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनेगी, तब तक अमेज़ॉन जैसी कंपनियां मनमानी करती रहेंगी। उन्हें भारत के कानून का कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें न्याय के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है। तो हमने ये कहा है कि TRAI और सेबी जैसे तर्ज पर ई-कॉमर्स का एक रेगुलेटर बनना चाहिए, जो ई-कॉमर्स बाजार को रेगुलेट भी करे और उसको मॉनिटर भी करे। इसके अलावा 26 फरवरी को GST और ई-कॉमर्स अमेज़ॉन के खिलाफ बैन की मांग को लेकर के देश भर में हम भारत व्यापार बंद का आयोजन कर रहे हैं, और उस दिन 1500 से अधिक धरने पूरे देश में होंगे। सरकार से ये मांग की जाएगी कि अब अमेज़ॉन को किसी भी तरीके का कोई रिलैक्स नहीं देना चाहिए और तुरंत अमेज़ॉन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये ओपन एंड शट केस है, अब इसमें किसी शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। खंडेलवाल जी, आपकी अभी कुछ हाल फिलहाल में बात हुई सरकार से, क्या रिस्पांस उनका मिला, या आपने सिर्फ कम्युनिकेट कर दिया, अभी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला?
देखिए, सरकार से ई कॉमर्स के मुद्दे को लेकर के अनेक बार हमारी बातचीत हुई है और इस बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल इस मामले को लेकर के बेहद संवेदनशील है और हमारे साथ जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें बहुत सकारात्मक रुख रहा है और सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। अब जो फाइनल रूप से प्रेस नोट 2 का जो नया वर्जन आएगा वो नया प्रेस नोट 3 हो सकता है या उसका जो भी सरकार नाम दे, उसमें इन सारी कंपनियों के बाहर भागने के रास्ते बंद होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। या तो इन कंपनियों को भारत के कानूनों की पालना करनी होगी और अगर वो पालना करते हैं तो उनका जो वर्तमान बिजनेस मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के हिसाब से वो हिंदुस्तान में व्यापार नहीं कर सकते हैं और अगर वो कानून की पालना करके व्यापार करेंगे तो भारत का व्यापारी इतना सक्षम है कि वो उनको कड़ी प्रतिस्पर्धा दे सकेगा जी। इसलिए हमारा ये कहना है कि प्रेस नोट 2 जितनी जल्दी आ जाए उतनी जल्दी ठीक है। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग प्रेस नोट 2 तैयार है और मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार को उसको लाना चाहिए और सरकार की ऐसी मंशा भी दिखाई दे रही। ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से लौट के आएंगे तो 2 इश्यूज पे बात करेंगे। एक कि ऐसी धांधलियों को, ऐसे गोरख धंधों को रोकने के लिए क्या एक अथॉरिटी की ज़रूरत है या क्लियर कट रूल्स की ज़रूरत है, क्या उपाय हो सकते हैं, महाजन जी और हरविंदर जी से पूछेंगे। साथ ही एक सवाल और उठता है कि जो तरीके अपनाए जा रहे हैं रिटेलर्स की तरफ से, क्या वो नई सिचुएशन में कम्पीट करने के लिए तैयार है। दावा जरूर कर रहे हैं खंडेलवाल साहब, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आज के ज़माने में जहाँ पे टेक्नोलॉजी सब चीज़ को ओवरटेक कर रही है, तो उस पर भी बातचीत करेंगे कि इन दोनों मसलों पर आगे का रास्ता क्या हो सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है अमेजॉन की हेराफेरी की, उसकी धांधली की, उसके गोरख धंधे की, जो उसने भारत के कानूनों को दरकिनार करते हुए, उनको बाईपास करते हुए लंबे समय से काम किया और छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को, छोटे रिटेलर्स को, छोटे सेलर्स को नुकसान पहुंचाया और अपनी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाते रहे। तो इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की कि ये पूरा कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन अब बारी है कि इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली है। और खंडेलवाल साहब कह रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं है, और भी दूसरी जो रिटेल की कंपनीज है उनमें भी ऐसे ही हो रहा है। तो महाजन साहब और वजीर साहब आपसे एक एक करके पूछते हैं। महाजन साहब, कैसे रोकना चाहिए इसको, क्या तरीका हो सकता है? अथॉरिटी बने कोई, या कोई ऐसा तरीका बने कि इनको इमीडिएटली इंस्टेंट जस्टिस के तहत पेनलाइज कर दिया जाए, उसके बाद इनको कुछ समझ में आएगा? देखिए, भारत में एक कानून होता था मोनोपोली के लिए, MRTP एक्ट, उसको बदल करके अपन लोगों ने एक कंपटीशन कमीशन बनाया, कंपटीशन लॉ बनाया। उस कंपटीशन लॉ में ये प्रावधान रखा कि जो भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ करेगा उसको रोका जाएगा। इसको एंटी ट्रस्ट लॉ भी बोलते हैं दुनिया भर में। तो जब वो कानून तब बना था 2002 में, जब ई कॉमर्स किसी ने सुना नहीं था। तो ऐसे में जब ई कॉमर्स का विषय आया, काली पीली टैक्सी वर्सेस ऊबर का आया, ये अमेज़ॉन वर्सेस भारत के छोटे व्यापारी का आया, तो उसको ठीक प्रकार से समझने की समझ CCI में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और वो बार बार जब भी हमने इसके बारे में कहा कि फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट डील के इलीगैलिटी के को चेक करना चाहिए, तो उनको वो बात समझ में नहीं आई। जब वेंडर्स ने कहा कि हमें इनको डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करके इसको कम कमीशन लेते हैं, हमसे ज़्यादा कमीशन लेते हैं, वो विषय भी उनको समझ में नहीं आया। यानी कुल मिलाकर के वो इन्वेस्टिगेशन, तो उनको लगता तो है कुछ गलत हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन इनके इतने बड़े लीगल स्ट्रक्चर्स हैं, इतने बड़े बड़े इनके वकील हैं। मैं आपको एक उदाहरण के नाते बताना चाहता हूँ। जब फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के खिलाफ, डील के खिलाफ जब हमने सरकार को लिखा और सरकार ने फिर CCI को, RBI को, ED को, सबको लिखा, तो इन लोगों ने हमारे खिलाफ, पूरे स्वदेशी जागरण मंच के खिलाफ, पूरे देश भर के जितने भी हाई कोर्ट्स थे, सबसे बड़े बड़े वकीलों से हमें कैविएट भिजवाए कि हमसे बिना बात किए हमारे इसको डील को कैंसिल ना करें। कुल मिलाकर के अपनी इकोनॉमिक पोजीशन का इतना ये लोग मिसयूज़ करते हैं कानूनों के नाम पर। अब अभी हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि जिसको 50% नहीं सूट करता ना बेचे, जो इसको ये दिस इज़
ऐसा नहीं है कि हम किसी को सूट करता है कि नहीं करता है। जब हम अपने देश में कानून सबके लिए एक जैसा होता है, उसी प्रकार से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहली बात तो यह है कि आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देने का यह प्रेस नोट 2 में सीधा सीधा प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप 8% लगाएं, किसी को 2% लगाएं, किसी को 50% लगाएं, ये नहीं चल सकता है। तो इसलिए ये जो वर्तमान जो कानून है, चाहे वो ईडी है, हो सकता है कि इनकी अपनी मजबूरियां रही हों कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन कानूनों को बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि खंडेलवाल जी ने सही कहा कि ई कॉमर्स एक बड़ा विषय बन गया है। वो ई कॉमर्स, महाजन साहब एक चीज इससे पहले आगे बढ़े, बीच में आपने एक बात कही कि सीसीआई जो नया वर्जन है वो समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे डील किया। आपको ऐसा क्यों लगता है सीसीआई या जो सिस्टम है हमारा वो आउटडेटेड है, वो समझ नहीं पा रहा कि इन सब चीजों को कैसे डील किया जाए? आपको ऐसा क्यों लगता है? जी, तो हमारा यही कहना है कि इसके लिए एक अलग से रेगुलेट करने की व्यवस्था बननी चाहिए और उस रेगुलेटर को पूरी समझ हो और उसको उसी डायरेक्शन में ही डील भी किया जाए। तो ऐसे में केवल ये किराना नहीं है, मैंने जैसे कहा, इसके साथ ट्रैवल भी है, इसके साथ एंटरटेनमेंट भी है, इसके साथ और तमाम ऐसे ई कॉमर्स हैं, और उसके साथ कहीं ना कहीं हमारी डाटा प्रिवेसी का भी विषय है, डाटा का मिसयूज़ का भी विषय है, कमर्शियल यूज़ ऑफ डाटा का भी विषय है। यानी अगर किसी कंपनियों के पास इतना डाटा हो कि वो डोमिनेट कर सकें और बाकी जैसे कोई नया ई कॉमर्स प्लेयर आ जाए तो वो बेचारा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, डाटा ही नहीं है, तो वो तो पिछड़ा ही रहेगा। यानी सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर के अवसर मिले, ये भी हमारा देश का नियम कानून कहता है ना। तो हमारे देश का संविधान कहता है कि सबको बराबर आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। तो इसीलिए डाटा का जो डेमोक्रेटाइजेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक वृहत स्तर पर ई कॉमर्स पॉलिसी की बनने की ज़रूरत है और साथ ही साथ उसके रेगुलेटर भी बनाने की ज़रूरत है। जी सानी जी, आपके हिसाब से क्या हमारे जो टूल्स हैं ऐसी मिसचीव एक्टिविटीज लड़ने के, वो पुराने पड़ चुके हैं? क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लाइटनिंग स्पीड से काम होता है और हम सोचते रहते हैं कि अभी कैसे करें, जांचें चल रही हैं, चल रही तब तक तो दुनिया आगे बहुत निकल गई। उन्होंने 2-4 और नए धंधे खड़े कर लिए उतने समय में। जी देखिए, टूल्स बाद में आते हैं, पहले आता है प्लेइंग फील्ड कि कानून क्या है, उसके बाद आता है कि किसके पास कितना अच्छा बैट है, किसको बॉलिंग अच्छी आती है। पहले तो कानून बनेंगे ना। तो कानून बनाने का जो है, मेरा ऐसा मानना है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी से पहले, मैं उसके बाद पे आता हूँ, कानून जो है ये बार बार जो इंक्रीमेंटल चेंजेस आते हैं कानून में, आप सोचिए कि हम जैसे लोगों को भी जो हर समय इसी इंडस्ट्री के फोकस्ड है, इसी पे काम करते हैं, उनको भी वो समझने में समय लगता है कि पहले क्या बात हुई थी, उसमें थोड़ा सा भी चेंज क्या हुआ, पहले 30% था, अभी 22%, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो क्योंकि इंडस्ट्री अपने आप में नई है और इसके अंदर जो कानून भी बनने शुरू हुए, अभी रिसेंट पास्ट में ही बनने शुरू हुए, इतनी कोई लेगेसी और हिस्ट्री है नहीं, तो ये क्लीन स्लेट पे लिखने की जरूरत है, रादर देन इंक्रीमेंटल चेंजेस कि अच्छा अभी क्या समस्या आ रही है, चलो इसको हम सुलटाते हैं, फिर कुछ आता है, अच्छा चलो 2 चीजें अभी और कर देते हैं। क्लीन स्लेट पे लिखा जाए। हमें एज ए कंट्री में बार बार लॉ मेकर्स को अपना इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। इंटेंट बहुत क्लियर है कि हमारे को ये ई कॉमर्स कंपनीज नहीं चाहिए, ये प्लेटफॉर्म के बिजनेस में है, उन्हें प्लेटफॉर्म का बिजनेस करना है, तो उनको ये अलाउड है, बाकी कुछ अलाउड नहीं है, बात खत्म। और वो जब तक क्लीनली लॉ लाया नहीं जाएगा, जिसको हम पॉलिसी कहें या लॉ कहें, वो लाया नहीं जाएगा, तब तक जो बाकी अथॉरिटीज जो है वो भी ग्रैपल करेंगी ना, कि जब उनके सामने मामला आएगा वो कहेंगे अब कहां तक पीछे जाके देखना है, क्या आया था, उसमें क्या चेंज हुआ, कैसे हुआ, ये आपस में कैसे कोरिलेट हो रहा है, रोज की समस्या है ये। और इसीलिए फिर वो कहीं ना कहीं आगे कहते हैं चलिए छोड़िए, इसमें कुछ नहीं है। तो वो जब तक कानून साफ लिखा नहीं जाएगा तब तक ये बाकी लोग भी ग्रैपल करेंगे, उससे सब करेंगे। और जब साफ लिखा नहीं जाता है, वहीं पे फिर लूप होल ढूंढने की पोटेंशियल आता है। फिर दूसरी तरह से जिसको उसको मिस यूज करना है या जिसको उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है, उसके लिए वो सारे रास्ते उसमें फिर छुपे हुए निकलते हैं। शुरुआत वहां से होती है कि कानून कॉम्प्लिकेटेड है, कानून कॉम्प्लिकेटेड है और क्लैरिटी के साथ बने नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो टूल्स हैं वो बहुत पुराने ज़माने के, हमको लगता है कि हम सोच ही नहीं पा रहे। तो एक चीज़ क्लैरिटी जिसमें मुझे लगता है कि महाजन साहब और दोनों लोग एक है कि क्लियर कानून होने चाहिए, साफ नियम होने चाहिए और फिर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन सब मामलों को देखे। खंडेलवाल साहब, आप लोग, एक बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन बार बार उठता है। देखिए, अमेजॉन को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो
अब जो नए ज़माने के बिजनेसेस आ रहे हैं ना, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, नए तरीके आ रहे हैं, एंड कंज्यूमर इज किंग। हम भले उसको कितना समझा लें, लेकिन उसको जहां सस्ता मिलेगा उधर जाएगा वो। तो क्या जो इंडियन ट्रेडिशनल रिटेलर्स है वो इस चैलेंज को समझ भी रहा है? चैलेंज को एक्सेप्ट करके लड़ने की बात तो मैं बाद में समझूंगा। क्या आप लोगों को ये अंदाजा है कि किस तरह का थ्रेट सामने खड़ा हुआ है? देखिए, इस बात को हमने 4 साल पहले जब ई कॉमर्स को समझ करके और उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, हमने ये सारे चैलेंजेस को उस दिन समझा था। और उसके बाद लगातार हमने पूरे देश में कॉन्फ्रेंस कर करके अपने व्यापारियों को ये बताया कि अपग्रेडेशन और कंप्यूटराइजेशन क्यों जरूरी है। आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी काम करेगी, आगे आने वाले समय में इंटरनेट काम करेगा, तो आपको उस व्यवस्था को मानना चाहिए। और 4 वर्षों में मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि लगभग 35% व्यापारियों को हम डिजिटल सिस्टम से जोड़ पाए हैं। आज व्यापारी टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई से नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो काम करना चाहता है। लेकिन बावजूद टेक्नोलॉजी के यदि अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो टेक्नोलॉजी को लेकर के व्यापारी कहां तक उनका मुकाबला करेगा। अभी हमारे महाजन जी बता रहे थे इन कंपनियों की कितनी डीप पॉकेट्स है। तो क्या कभी हम लोगों ने इस बात पर ध्यान भी दिया कि हमारे जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं उनकी पॉकेट का साइज क्या है और इनकी पॉकेट का साइज क्या है? ये लोग तो आते ही कितना बड़ा कैश बर्न कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता कि ये लोग कैश बर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज 2 साल हो गए ईडी को इन्वेस्टिगेशन करते हुए। आज तक वो इन्वेस्टिगेशन कहां पर है किसी को नहीं पता। कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में सरकार के वकील खड़े होकर के कहते हैं कि जी हम इस पर कानून बना रहे हैं, वो कानून कहां पर है ये हमको नहीं पता। इसका सीधा फायदा ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां उठाती है और उठा करके हमारा इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को खराब करती है। मुझे केवल एक बात यहां पर कहनी है, और मैं महाजन जी ने जो बात कही मैं उस बात के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि चाहे टेक्नोलॉजी का यूज हो या ना हो, लेकिन क्या किसी को अधिकार है कि वो भारत के कानून का उल्लंघन करे और हम चुपचाप देखते रहे? अगर हमारा व्यापारी कोई अनजाने में कोई गलती करता है उसके खिलाफ तो 1 मिनट में कानून आ जाता है और कार्रवाई होती है। एक बड़ी कंपनी, विदेश की कंपनी हिंदुस्तान में आकर के आतंक मचा रही है। ये लोग महाजन जी तो बिल्कुल आपके साथ खड़े हुए इस मामले में। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कानून बना के इनको पेनलाइज करना चाहिए। वो तो आपके इस मामले में साथ में है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमारा कहना ये, देखिए हमारा कहना ये है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन अब सरकार को जागना होगा। और इसमें खाली केंद्र सरकार ही नहीं, मेरी जानकारी में है कि कई राज्य सरकारें इस मामले में रोड़ा अटका रही हैं। उनकी अपनी पॉलिटिकल वजह हो सकती है, लेकिन नहीं, ठीक है, ये एक पॉइंट है। ये दिन आप रिटेल को और बेहतर समझते रहिए। शुरू किए एक बार खंडेल साहब। देखिए, ये आदिकाल से चला आ रहा है कि कोई डीप पॉकेट वाला है, कोई शैलो पॉकेट वाला है, किसी के पास बहुत पैसे, किसी के पास कम है। ये धंधा हमेशा चलता रहेगा। अभी आप अमेज़न को छोड़ दीजिए, मुंबई का कोई बड़ा व्यापारी 10-20 करोड़ लेके किसी छोटे शहर में जाके एक रिटेल की दुकान खोले, प्रेडेटरी प्राइसिंग कर ले, तो फिर आप कौन सा नियम बनाओगे? नहीं नीरज, सो पॉइंट मेरा ये है, क्वेश्चन मेरा ये है कि इन सबको अकाउंट फॉर करते हुए और जो नए चैलेंजेस हैं उसमें रिटेलर्स, हमारा जो बेचारा रिटेलर्स है जिसके मैं समर्थन में हूं। देखिए, मैं एक बहुत इमोशनल बात बताने जा रहा हूं आपको। ये दिन जिस समय लॉकडाउन लगा था, ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट काम नहीं आए थे। बिल्कुल, इन्होंने मेरे घर पे कोई सामान डिलीवर नहीं किया था। परिस्थितियां चाहे जो भी रही हो, हमारे पड़ोस वाला है जिसने दुकान खोली, मुझे सामान दिया था। तो इस फैक्टर को भी कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट देना चाहिए कि ये जो ब्रिक एंड मोर्टार के हमारे बगल वाला है वो हमारे साथ बहुत इमोशनली भी कनेक्टेड है। अब बताइए। और देखिए नीरज जी, अभी आप अमेज़न की विस्तार की बात करें, कैश बर्न का ये सवाल नहीं है कि आप एक सीमा में हो। ई कॉमर्स की कोई बाउंड्री नहीं होती है। आप छोटे से छोटे शहर में भी हो और बड़े से बड़े शहर में भी हो। जहां तक कि सवाल इकोसिस्टम का है, कहीं ना कहीं अगर बड़ी मछली अगर तालाब में आ जाए तो छोटी मछलियों को नुकसान होता है। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि इकोसिस्टम जो है कंट्री का बिगड़े नहीं, क्योंकि आज की तारीख में रिटेल सेक्टर, एग्री सेक्टर देश का बैकबोन है।
कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का रोजगार यहाँ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बड़े आपके रीसेलर्स को फायदा कराते हैं और छोटे रीसेलर्स को नहीं कराते, उनके आसपास की इकोसिस्टम ड्रैग हो जाती है, कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है। और जैसे ही अगर कोई अनफेयर एडवांटेज अगर आपको मिलता हो ओवर अ पीरियड, तो वो एक टाइप का मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर ले आता है अपने साथ में, जो किसी भी देश के लिए, किसी भी कंज्यूमर सेंट्रिक देश के लिए सही नहीं होता, कंज्यूमर सेंट्रिक इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता। और सीधी सी बात है, अगर सरकार रूल फ्रेम करती है, इट शुड बी प्रो लोकल पीपल, प्रो कंज्यूमर। एंड जहां तक कि सवाल है फॉरेन सेंटिमेंट्स का, जाहिर सी बात है अगर आप कोई भी टाइप का फ्लॉ करोगे तो उसकी सजा तो मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमको डर जाना चाहिए कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी अगर हिंदुस्तान से विड्रॉ कर ले या कोई टाइप का एडवर्स एक्शन कर ले, उसकी कोई चिंता नहीं। हमारे पास डोमेस्टिक काफी सारे ऐसे साइलोज हैं जिससे हमारी सप्लाई चेन और मजबूत हुई है। बिल्कुल सही। तो इसमें सवाल ये उठता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को और अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। मैं तो ये खुल के कह रहा हूँ कि 135 करोड़ की आबादी है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट इन्हीं रिटेलर्स के यहाँ मिलता है, जो जिसको क्या गिग वर्कर्स आजकल बोलने लगे हैं, बेचारे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। उनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है नहीं खाली आपके यहाँ एफडीआई आने के लिए आप बहुत झंडा बुलंद करने के नंबर दिखाने के लिए, देखो मेरा इतना एफडीआई आया, ये कंपनी आई है, आए तो बहुत अच्छी बात है और यहाँ के कानून के हिसाब से काम करें, लेकिन रूल्स को बनाने चाहिए। अंत में एक बहुत छोटा सवाल असीम आपके साथ, डेली अपडेट आप लेते रहते हैं, मुझे लगता है कि सरकार के माइंडसेट को आप भी थोड़ा पढ़ रहे होंगे कि खंडेलवाल जी तो थोड़ा समझ रहे हैं कि हाँ बड़ा पॉजिटिव है, आपको क्या सेंस मिल रहा है? देखिए, सेंस सिर्फ यही है कि सरकार को भी लगता है कि लूप होल है इस पॉलिसी के अंदर और सरकार उसको जो है ठीक करने की तैयारी जो है वो भी कर रही है। आप मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते या 15 दिन के अंदर गाइडलाइंस जो है वो आ जाएंगी, वो समझाएंगी, आपको बताएंगी कि किस तरह से इस लूप होल को प्लग जो है वो किया जाए। तो वहाँ से लूप होल तो प्लग तो हो ही जाएगा जैसे ही सरकार इसको लेकर के गाइडलाइंस जाएगी, लेकिन जो पुराना वायलेशन है उसकी जांच जो है, उसको स्पीड अप जो है वो भी करना पड़ेगा। 2018 से ईडी जो है वो जांच कर रहा है, जांच कहाँ तक पहुंची, क्या हुआ, नोटिस गया नहीं गया। अभी जाकर के बोला है कि डीपीआईटी ने जब लेटर लिखा ईडी को, तो उसके बाद जाकर के एफआईआर जो है वो दर्ज की और एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जो है अब शुरू हुआ। तो अब शुरू हुआ तो उसको कितना वक्त लगेगा, ये थोड़ा सा स्पीड अप प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा। बाकी लूप होल जितने भी है उसको प्लग तो करना ही पड़ेगा। आपको उम्मीद है कि जल्दी हो जाए, क्योंकि कई बार क्या रिपोर्ट 6-6 महीने में आती रहती है तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए, समय समाप्त हो रहा है, यहाँ पे शो खत्म करने का वक्त हो गया है। पूरा मसला धोखाधड़ी, रूल को बाईपास करने और ठगने जैसा है। आपने इस देश के तमाम रिटेलर्स को ठगा है, उसमें कानून का भी कोई दिक्कत है, क्लैरिटी नहीं है। और अब वो समय आ गया कि जब एकदम स्पष्ट रूल बने, और ऐसे रूल ना बने कि ट्विटर को अगर कोई एक ट्वीट डिलीट करवाना है तो 72 घंटे को उसको टाइम दिया जाए। टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो सवाल मैंने हरविंदर जी से पूछा था कि हमारे टूल्स बड़े पुराने हैं, हमको लगता है कि हम पता नहीं कौन से ज़माने के नियम बना रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनियों से लड़ना चाहते हैं तो आपको उसी स्पीड से काम करने वाले कानून बनाने पड़ेंगे। आज आप मुझसे एक ट्वीट डिलीट कराना चाहते हो और मुझे 72 घंटे का टाइम दे रहे साहब, उसमें तो पूरा खेल हो जाएगा। तो ऐसे नियम बनने चाहिए कि नोटिस मिलने के 1 घंटे के अंदर डिलीट होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार कानून स्पष्ट तौर पर बनाए, रिटेलर्स को ध्यान में रखते हुए उनके हितों, क्योंकि बड़ी संख्या का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है, ये फैक्टर बहुत बड़ा है, इसको भूलना नहीं चाहिए। और जो भी यहाँ पे काम करे वो यहाँ के कानून उसको मानने ही पड़ेंगे। आपको मर्जी है धंधा करिए, मर्जी है छोड़ के चले जाइए। आप ऑस्ट्रेलिया का मैंने अभी उदाहरण बताया कि फेसबुक को करना पड़ा। और एक अंत में बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया की 4 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, अमेजॉन है, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और ट्विटर है। यही इस दुनिया को इस समय ड्राइव कर रही हैं। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज शायद हम पीछा दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।